नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी आज एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची, जहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल भी हुई। कार्यक्रम की शुरुआत में उन्होंने जगदीशपुर के एक निजी होटल में आयोजित ऋण वितरण कार्यक्रम में जिले के 27 व्यापारियों को 13,86,95,000 ऋण का वितरण किया। व्यापारियों को ऋण बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रयास से सौंपे गए हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सांसद स्मृति ईरानी अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रही, विधायक सुरेश पासी, सीडीओ सान्या छाबड़ा समेत बीजेपी नेता और बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारी भी मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सपा अब जुट गई है। सपा कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है। जातीय जनगणना, सामाजिक रथ यात्रा को लेकर भी बैठकें यहां पर हो रही हैं, मंथन हो रहा है। समाजवादी पार्टी यूसीसी को भी अब मुद्दा बनाने जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में हर दल जुट गया है और अब समाजवादी पार्टी भी इस तैयारियों में जुट गई है। जातीय जनगणना, सामाजिक रथ यात्रा को लेकर एक अहम बैठक यहां पर की गई, चर्चा की गई और 24 की तैयारियां अब लगातार की जा रही हैं। सपा कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है। एक अहम बैठक लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक बार फिर की गई है और इस बार यूसीसी को भी सपा मुद्दा बनाने जा रही है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहे हैं, ऐसे ऐसे समाजवादी पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी आज एक बैठक करने जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए रविदास मल्होत्रा जी हैं। सर, आज जो बैठक होने जा रही है, किन मुद्दों को लेकर के बैठक हो रही है आज? समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए पूरी ताकत के साथ लग गई है। पूरे जिलों में जिला कमेटियां, नगर कमेटियां, विधानसभा कमेटियां, पोलिंग कमेटियां और पोलिंग बूथ कमेटियां ये बनने का काम शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हर तरीके से तैयार है। हम लोगों का लक्ष्य है कि 2024 में सत्ता में परिवर्तन होगा और केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी। हमारा ये नारा है, 80 हराओ और भाजपा हटाओ। हम 80 सीटों पर इस बार उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहे हैं। जैसे आज से 48 साल पहले इस देश में आपातकाल लगा था, हम लोग आपातकाल में 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे थे और जब जेल से बाहर निकले थे, चुनाव हुए थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी। आज वैसा ही माहौल है, पूरे देश के अंदर परिवर्तन चल रहा है और आपातकाल से अधिक जुल्म, अत्याचार और अन्याय भाजपा सरकार में हो रहा है। इसलिए सन 77 में जो हालात थे वही हालात आज हैं। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी और उत्तर प्रदेश से उनको एक भी सीट नहीं मिली थी। ऐसे ही इस बार होने वाला है, प्रधानमंत्री भी हारने वाले हैं और पूरी सीटें 80 सपा प्रदेश में जीतने वाली है। सर, अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के मामले में यहाँ पे सपा का समर्थन मांगने आए थे। इस समय यूसीसी का मामला जो उठ रहा है, इसमें आम आदमी पार्टी बीजेपी का समर्थन कर रही है। क्या समाजवादी पार्टी भी यूसीसी का समर्थन करती है? देखिए, हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। आज देश के प्रधानमंत्री महंगाई,
बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास, गरीबी, भूखमरी जो है उस पर बोलने को तैयार नहीं है और ऐसे मुद्दे खड़े कर रहे हैं जिन मुद्दों से जनता का कोई सरोकार नहीं है। इन्होंने 9 साल पहले कहा था कि महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बेतहाशा जो है वो बढ़ गई। कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आज 9 साल हो गए, 18 रोजगार कहाँ हैं? लेकिन प्रधानमंत्री जी महंगाई पर, बेरोजगारी पर बात करने को तैयार नहीं है। कहते थे हम देश नहीं बिकने देंगे, आज बैंक बिक गए, LIC बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए, एयरलाइंस बिक गई, लाल किला बिक गया और प्रधानमंत्री चुप हैं। मणिपुर पूरा जल रहा है, मणिपुर में हिंसा हो रही है, हत्याएं हो रही हैं और प्रधानमंत्री जो हैं उनके दोनों होठ चिपक गए। तो प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन मुद्दों पर बोलती है जिन मुद्दों का जनता से कोई सरोकार नहीं है। सर, कल राहुल गांधी मणिपुर गए हुए थे, वहां पे उनको रोक लिया गया, उनको जाने नहीं दिया गया, क्या कहना है इस पे आपका? देखिए, मणिपुर पूरा जल रहा है, मणिपुर के अंदर जो पक्षी जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है और मणिपुर में देश के प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं कि पक्षी नेताएं वहां जाएं और उनकी पोल खुल जाए और उनकी वैसे ही पोल खुल गई है कि पूरा मणिपुर जल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस हिंसा को रोक पाने में पूर्ण रूप से अक्षम साबित हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ झांसी के मौरानीपुर कोतवाली में तैनात 2 सिपाही विगत दिवस सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे, जिनकी उपचार के दौरान मौत हो गई, जहां पुलिस ने उनके शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करते हुए उनके शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए। वहीं उनकी आत्मा की शांति के लिए कोतवाली में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें सभी पुलिस के आला अधिकारियों के साथ पुलिस के जवानों द्वारा पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसी के साथ इस मौके पर मृतक सिपाही के परिजनों को ढांढस भी बनाया गया और हर संभव सहयोग किए जाने की बात कही गई है। वहीं पुलिस को जवानों को कहा कि इस घटना से हम सबको सीख लेनी चाहिए कि बिना हेलमेट के हम कहीं भी बाइक से ना निकलें। हमीरपुर जिले में एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें बड़े भाई ने जमीन विवाद को लेकर एक छोटे भाई के घर में साथियों के साथ घुसकर दंपत्ति के साथ जमकर मारपीट की है। झगड़े के दौरान कई राउंड फायरिंग भी की गई है। पीड़ित भाई का आरोप है कि बड़े भाई ने करीब आधा दर्जन लोगों के साथ आकर असलह के दम पर मारपीट की और फिर मौके से फरार हो गए। शिकायत पर पहुंची पुलिस टीम ने वारदात में इस्तेमाल किए गए असलहे को कब्जे में ले लिया है और साथ ही आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लाखन के लड़के दोनों और 4-5 लड़के जमा के 7-8 लोग मोटरसाइकिलों से गए थे। पहले मेरी बीवी को मारा, मैं वहीं बगल पे बैठा थी, खेल रहा था, मुझे गल्ला सुनाना तो मैं भागा, मुझे मारा। लाठी डंडों से 2 फायर किए हैं, लाइसेंस बंदूक दुला दूँ, उसके नाम है लाखन के नाम, लाखन बंदूक लिए था, उसमें 2 फायर किए हैं। मैंने ऊपर को बंदूक की नार करके छुड़ा ली बंदूक और मुझे लाठी डंडों से मारा है। क्या है पूरी घटना? जेठ के लड़के थे, उसके साथ में और लड़के भी थे, तो गाड़ी देने लगे दूर में। हम खाना बना रहे थे तो हम बाहर आए हैं गेट के वहाँ, तो हम कहा हो गए भैया, तो वो गाड़ी देने लगे गंदी और बोला कहाँ गया लंगड़ा, फलाने लंगड़े कहाँ गया। मैं ये बता तो मेरे को पका के पहले भींजा और मेरा मेरे भाग के अंदर को उसने डंडा मार दी, जो हल्ला होने लगा। तो फिर ये वहाँ बैठे थे तो वे आ गए, इनको मारने लगे। घाव है मेरा, मतलब 6 सेंटीमीटर का घाव है। कहाँ पे घाव है सर? सिर में। इलाज किया जा रहा था?
इलाज किया जा रहा है कि रेफर किया? बिल्कुल इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रेफर भी किया है क्या कुछ? अभी देखते हैं, अगर स्थिति लगी तो रेफर भी करेंगे। अभी नज़र रखे हुए हैं स्थिति पे, पूरा देखा जा रहा है। अगर आराम नहीं लग रहा है तो रेफर। झांसी में राजस्व विभाग और पुलिस टीम ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के साले गैंगस्टर अनिल यादव की 5 करोड़ से ज्यादा की कीमत की जमीन कुर्क कर दी है। मंगलवार को जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के निर्देश पर टीम ने लहर गिर्द खोडन स्थित अनिल यादव उर्फ मम्मा की 5 करोड़ 27 लाख से अधिक कीमत की जमीन को कुर्क कर दिया है। राजस्व विभाग की टीम के मुताबिक अनिल यादव पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है और कुर्क की गई जमीन अनिल यादव ने अपराधी से अर्जित की थी। जिला मजिस्ट्रेट महोदय के उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत अनिल यादव और मामा पुत्र महेंद्र यादव निवासी अखाड़ापुरा मोड़ की गाटा संख्या 276 में 0.445 हेक्टेयर और गाटा संख्या 279 में 0.043 हेक्टेयर जमीन कुर्क करी गई। इसकी मालियत लगभग 5 करोड़ 27 लाख है। लखनऊ में एक कर्मचारी का परिवार भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। कर्मचारी का आरोप है कि तानाशाह अफसर के तुगलकी फरमान के चलते आज उसने ये कदम उठाया है। साथ ही कर्मचारी ने कहा है कि अगर उसकी बातें नहीं मानी जाती हैं तो वो जान तक देने से पीछे नहीं हटेंगे। अब इस मामले में आईएएस अधिकारी संजय आर भूसरेड, अपर मुख्य सचिव गन्ना एवं चीनी ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही उनकी तरफ से पीड़ित को 50,000 रुपए वेतन की रिकवरी रोकने के आदेश के साथ साथ उसे वापस काम पर लौटने के लिए भी आश्वासन दिया गया है। अधिकारी गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी जी हमारे साथ मौजूद हैं। जो एक व्यक्ति राजकुमार है, इनके यहाँ पर कार्यरत था कार्यालय में, वो कुछ भूख हड़ताल पर कुछ दिनों से बैठा हुआ है। सर क्या मामला है पूरा, सर से बताइए। देखिए, ये हमारे यहाँ पूर्णतः अस्थायी कर्मचारी है ट्राइब्यूनल का। जब ट्राइब्यूनल बंद था तो वो हमारे यहाँ कार्य करता था, उसको हम यही काम लेते थे। क्योंकि अस्थायी है तो 4-5 साल जब ट्राइब्यूनल चला था, आज से 75 में जब ट्राइब्यूनल शुरू हुआ था, उसके बाद इन लोगों की भर्ती हुई थी 80 के आसपास या 85 के आसपास। तो उसके बाद जब 90 में ट्राइब्यूनल बंद हो गया तो हम लोगों ने इनके पेट पर न लात मार के इनको विभाग ने अपने स्तर से कंटिन्यू करके लगातार रखा और इनका निरंतरता जारी होता रहा हर साल विभाग द्वारा। और उसके बाद इनको लगातार इनको हम लोगों ने चौथा 5वां वेतनमान भी दिया, लेकिन फिर ये लोग और 6वां वेतनमान तक हम लोगों ने इनको दिया। लेकिन ये 7वें वेतनमान के लिए ये लोग, एक हमारे यहाँ शेखर नाम का कर्मचारी था, 2 ही थे इसमें, वो भी अस्थायी था, ये भी अस्थायी था। वो अपना रिटायरमेंट के बाद इससे कुछ विधिक कार्रवाइयाँ करा दी और उसके चक्कर में फिर इसका प्रकरण संदर्भित हुआ वित्त विभाग को, और वित्त विभाग ने कहा कि अस्थायी को आप लोग ने जो दिया है ये गलत हो गया है, इसकी वसूली की जाए और उसमें इसको जो वेतनमान में वहीं पे इसको समाप्त कर दिया जाए। हमने उसको वसूली तो इसकी रुकवा दी है, क्योंकि छोटा कर्मचारी है, हमने वसूली रुकवा दी है। और दूसरा, ये बिना बताए अवैध रूप से, क्योंकि अभी भी हमारा कर्मचारी है, तो कर्मचारी होने के कारण कर्मचारी आचरण नियमावली के हिसाब से ये बिना किसी अधिकारी को बताए, हमारे अपर चीनी आयुक्त को नहीं बताया, हमारे सहायक चीनी आयुक्त को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, यहाँ आके बता रहे कि चुपचाप से वो आके बैठ गया। तो जब मुझे तीसरे दिन चौथे दिन मुझे किसी ने बताया कि सर ये बैठा आपसे मिलना चाहता, मैंने उसको बुलाया, पूरी बात समझी, क्योंकि पहली बार मेरे पास आया परसों, पूरी बात समझी और इसको मैंने पूछा तो फिर उसने खुद ही बताया कि शेखर ने मेरे को गुमराह किया और मेरे को अच्छा खासा निरंतरता आप दे रहे थे, आप हमें तनख्वाह भी दे रहे थे और 6ठी वेतन आयोग तक दे रहे थे, और पिछले 1.5 साल पहले इसने जो विधिक कार्रवाई की, उस विधिक कार्रवाई में इनका प्रत्यावेदन निस्तारण करने के लिए आया था। नहीं कर सकते।
थैंक यू। तो हमारे साथ में संजय आर भूरसेठी थे, जिन्होंने बताया है कि कर्मचारी राजकुमार है, वह एक यहाँ पर कर्मचारी हुआ करता था शेखर, जिसके बहकावे में आकर, जो कि पेशकार था, वह रिटायर भी हो चुका, उसके बहकावे में आकर उसने जो है न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लिया है, जिसके चलते उसकी यह हालत हो गई है। कथित रूप से वह भूख हड़ताल में बैठा हुआ है। उसने यह मीडिया से भी छुपाया है कि यहाँ पर आकर जो संजय आर भूरसेठी से वह मिला भी है और इन्होंने अपनी तरफ से 50,000 रुपये की व्यक्तित्व सहायता भी उसको प्रदान की है। मुझसे ये आश्वस्त किया है कि वह उसका जो भी मामला है उससे पूरी तरीके से मदद करेंगे। शासन में जो भी उसके खिलाफ जो कार्रवाई है, उसको भी जो वसूली की कार्रवाई थी उसको भी रुकवाया गया है फिलहाल के लिए, और उसे वापस नौकरी पर लौटने के लिए कहा गया है। लेकिन कुछ लोगों के बहकावे में आकर वह अभी भी धरना स्थल पर बैठा है और उन्होंने कहा है कि यदि वह इस तरीके से लगातार कंटिन्यू करेगा तो उसके खिलाफ जो नियमानुसार जो होती है कर्मचारी नियमावली के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उसके खिलाफ जो है एक FIR भी लॉन्च की जाएगी यदि वह वहाँ से नहीं हटता है। चूँकि यह पूरी तरीके से नियम विरुद्ध बैठा हुआ है, उसने किसी भी प्रकार की जानकारी जो कि उसके साथ में घटना हुई या घटित हुई है किसी भी अधिकारी को नहीं दी है। इन्होंने स्वयं अपने स्तर से जो है पूरी जानकारी ली, उसको एवं उसके परिवार को बुलाया एवं 50,000 रुपये की व्यक्तिगत आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की है एवं वापस नौकरी पर लौटने के लिए कहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत यादव के साथ रंजीत सिंह राठौर, RNTV नेशनल। मैनपुरी शहर कोतवाली क्षेत्र में लंबे समय से मादक पदार्थ की तस्करी और अवैध शस्त्र फैक्ट्री का कारोबार संचालित था, जिस पर थाना पुलिस ने दबिश देकर अवैध शस्त्र फैक्ट्री के अलावा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 24 किलो 512 ग्राम मादक पदार्थ को पुलिस ने बरामद किया है। संतोष सिंह और इंस्पेक्टर कोतवाली है उनकी टीम, इन लोगों ने एक सिंधिया तिराहा पर एक चेकिंग के दौरान 24 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया है और ये 5 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से 3 लोग ये जनपद मैनपुरी से ही रहने वाले हैं और एक इसमें विश्वजीत देवनाथ है, ये पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। सल्लू भाई हाथ पीछे करो। अब खबर बरेली से है, जहां भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर पर हुए हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने हमलावर की गिरफ्तारी और Z श्रेणी की सुरक्षा की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि सहारनपुर में चंद्रशेखर आजाद की कार पर फायरिंग की गई थी। हमले में चंद्रशेखर घायल हो गए थे। हमारी इस मूक बधिर कुंठित सरकार से मांग है कि जिस तरीके से पूरे बहुजन समाज के नेता के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये कोई साधारण हमले नहीं है। ये हमले भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के प्रत्येक एक कार्यकर्ता पे हैं और इस उत्तर प्रदेश की तानाशाह सरकार के उस लॉ एंड ऑर्डर पर भी ये हमला है, जिसे ये कहते हैं कि हमने सबको सुरक्षा प्रदान कर रखी है। जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि भीम आर्मी के चीफ माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पर सहारनपुर के देवबंद में हमला हुआ है, तो उसमें हमारी जो ज्ञापन में मांगे की रखी गई है, वो मांगे ये है कि चंद्रशेखर भाई के लिए Z+ सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं, तो उनकी सुरक्षा बहुत महत्व रखती है और लोकप्रिय नेता हैं बहुजन समाज के वो। और जिन अपराधियों द्वारा ये जो साजिश की गई थी, उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा उनके लिए जल्द से जल्द कठोर सजा दिलाई जाए। जनपद में पुलिस प्रशासन के मनमाने रवैये और भ्रष्टाचार से संबंधित सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो। समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व सांसद लोकसभा प्रभारी समेलपुर रमाशंकर राजभर ने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा दी गई 145 की कार्रवाई जब्त की कार्रवाई है, जिसमें पुलिस को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। राजस्व के मामले में पुलिस हस्तक्षेप नहीं करेगी, परंतु भ्रष्ट पुलिसकर्मियों अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं और इस पुलिसिया भ्रष्टाचार का खामियाजा आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। साथ ही पुलिस थानों में सिर्फ पैसा फेंको तमाशा देखो की कार्रवाई चल रही है।
अब हम लोग आत्महत्या कर लेंगे और इसके सिवा कोई चारा नहीं है, क्योंकि कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। हम लोग परेशान हो गए हैं 1 साल से, और ये कब्जा जबरदस्ती दिलवा दिया जाएगा और न्याय प्रशासन कुछ भी नहीं कर पाएगी। हम लोग घूमते रह जाएंगे और हमारे हाथ से जमीन निकल जाएगी। कुशीनगर जिले की रहने वाली गरीब मां को यह यकीन नहीं हो रहा कि उसका बच्चा, जो कि 2 दिनों से चोरी हो गया था, अब वापस मिल गया है। मां की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। पुलिस के सीसीटीवी जांच कर क्षेत्र के दौरा और फिर पूछताछ में सारी कहानी और चोर का पता चल ही गया कि बच्चा आखिर किसने चुराया। बता दें कि 3 बच्चियों के बाद रविता वर्मा को एक बच्चा चाहिए था, इसलिए उसने एक मोहरा तुला अंसारी के तौर पर तैयार किया। पैसे देकर बच्चा चोरी कराया गया। अब इन तीनों को पुलिस जेल भेजने की तैयारी में है। एसएसपी गोरखपुर डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। फतेहपुर की सर्विलांस टीम ने जनपद में खोए हुए मोबाइलों को बरामद किया है। इस अभियान के चलते फतेहपुर और दूसरे जिलों से सर्विलांस टीम ने कुल 101 मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 19,18,098 रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बरामद मोबाइलों को उनके मालिकों को सौंप दिया है, तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने सर्विलांस टीम को उचित धनराशि से पुरस्कृत किया है। और अब मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ। सर्विलांस कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा फ़ोन गांव में गिरा था, पॉकेट से ठंडी में 2 जनवरी को, और इसको सर्विलांस ऑफिस में लगवाया गया था। अब इस वजह से मैं बेहद खुश हूँ। थैंक यू। 2 फरवरी को मोबाइल स्टेशन के पास से गुम हो गया था। सर्विलांस टीम की मदद से जब मोबाइल लगवाया गया तो मुझे आज फोन प्राप्त हुआ है। इस बात से मुझे बहुत बेहद खुशी है और सर्विलांस टीम को खूब सारी ढेर सारी बधाइयाँ। सर्विलांस टीम द्वारा 101 एंड्रॉयड फ़ोन बरामद कर और उनके मालिकों को वितरित किया गया, जिनकी बाजारू कीमत 19,18,000 रुपये है। जनपद फतेहपुर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस पूरी टीम को 15। लखनऊ में ईद को लेकर गजब का उत्साह देखा गया। बकरीद की नमाज अदा करने के लिए लोगों की भारी भीड़ ईदगाहों में जमा होने लगी थी। सभी ने वहां एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी और शांतिपूर्ण तरीके से ऐशबाग ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मुस्लिम धर्म के लोगों को ईद की बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस पाक मौके पर अमन और चैन कायम रहे, ये दुआ करता हूं। राजधानी लखनऊ में आज पूरे हिंदुस्तान की तरह बकरीद का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। लोगों ने सुबह आज मस्जिद में जाकर नमाजें पढ़ी हैं। उसके बाद में लोग एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को बकरीद की बधाइयां भी दे रहे हैं। हमारे साथ में कुछ युवा साथी मौजूद हैं जो बताएंगे कि आज किस तरीके से उन्होंने जो है यह पर्व मनाया है। सर बहुत बहुत स्वागत है RN TV नेशनल पर आपका। क्या नाम है आपका? सुहेल खान। सुहेल खान जी हमारे साथ में मौजूद है। सुहेल जी, किस तरीके से आज आप लोगों ने जो है ये पर्व मनाया है? सुबह से हम लोग उठे, नमाज पढ़ी, उसके बाद में फिर अपने चैनो अमन से जो है बैठ के आके त्यौहार मनाया और सुकून से अपने घर में मना रहे सभी लोग। सभी एकता का भाईचारे का प्रतीक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम लोग सभी लोग मिल के देश की जो है अमन और सुकून की कामना करते हैं। नमाज पढ़ने के बाद में घर पर आए हैं, लोगों से गले मिलकर एक दूसरे को इसकी बधाई दे रहे हैं। मुल्क के अमन चैन के लिए दुआएं मांग रहे हैं। हमारे साथ में एक और युवा साथी हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद जी हमारे साथ में। जावेद जी, क्या कहना चाहेंगे आपसे? देखिए, ये बकरीद का पर्व है हमारा, तो इसमें सभी लोग अपने घरों में अच्छे से त्यौहार मनाते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। सुबह नमाज पढ़ने गए थे आज? जी, सुबह बकरीद का पर्व है तो जल्दी नमाज होती है। 6:30 बजे नमाज हो गई थी हमारे तरफ। तो उसके बाद सभी ने अपना कुर्बानी का जो उसमें होता है वो करवाई। उसके बाद आपस में एक दूसरे को उसकी बधाइयाँ दी और जो गरीब तबका है उसके लिए सब अपने लिए और बाकी लोगों के लिए हिस्सा निकालते हैं।
वो निकाला गया। बाकी इसी तरह त्योहार मनाते हैं हम लोग। चैनल के माध्यम से क्या कोई अमन चैन की दुआएं भी किस तरीके से आपको? जी बिल्कुल, कोई भी पर्व हो हमारा देश की, सबको सबसे पहले देश के लिए दुआ करते हैं और एक दूसरे को भाईचारे की दुआ करते हैं, देश के लिए दुआ करते हैं। ये हमारा पहला उद्देश्य रहता है। बारिश हो रही है, आप देख रहे हैं बारिश हो रही है, इसके बावजूद भी आप लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, किस तरीके से मौज मस्ती कर रहे हैं? बस निकले थे हम लोग एक दूसरे से मिलने के लिए, तो ये बारिश भी चालू हो गई साथ में। मौसम अच्छा है मतलब आज? जी मौसम बिल्कुल सुहाना है और इसी तरह हम अच्छे से त्योहार मना रहे हैं। तो हमारे साथ में जावेद जी थे जिन्होंने बताया कि मुल्क के अमन चैन के लिए नमाज पढ़ी गई है, सुबह आज दुआएं की गई। इसके बाद ये लोग जो है जो गरीबों के लिए सदका होता है उसको निकाला है इन्होंने। उसके बाद आज ये लोग टहलते घूमते हुए एक दूसरे से जो है त्योहार मनाने के लिए एक दूसरे के घर जा रहे हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत यादव के साथ रंजीत सिंह राठौर, RNTV। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।